तो इस बार संयुक्त मोर्चा से आपका कोई समझौता नहीं है, तनहा चुनाव नहीं, जैसे हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट साहब ने कहा, अदीब साहब ने कहा है कि हमारा ऊपर लेवल पे कोई भी अलायंस नहीं है। ग्राउंड लेवल पे अगर कोई वार्ड प्रेसिडेंट या वार्ड के जो उम्मीदवार हैं उनको कोई सीपीएम सपोर्ट देनी चाहती है तो वो दे सकती है, उससे हम लोग मना नहीं करेंगे। उनका सपोर्ट लेने के लिए से इनकार भी हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों का अपना एक 144 उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। जी, विधानसभा जो चुनाव हुआ था वो बीजेपी को रोकने के लिए हुआ था और ये कलकत्ता कॉरपोरेशन का चुनाव एकदम अलग तौर पर ही होगा। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि हम लोग पिछले 2015 में जो कॉरपोरेशन चुनाव हुआ था उससे बहुत बेहतर और अच्छा करने जा रहे हैं। बीजेपी भी धर्म के कार्ड खेलती है। ये ममता बनर्जी मुसलमान को दिखाना चाहती है कि हम मुसलमान के हमदर्द हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको कहा कि जो सोच नरेंद्र मोदी रखते हैं वही सोच ममता बनर्जी भी रखती हैं। ये जग जाहिर है और सारे लोग इस बात को जानते हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। और ममता बनर्जी ने हमेशा जब से तृणमूल कांग्रेस बनाया, कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाने का काम किया है। और आप देख रहे हैं जनता टीवी हिंदुस्तान। मैं इस वक्त प्रदेश कांग्रेस के हेड ऑफिस में हूँ। हमारे साथ वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस माइटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन शमीम अख्तर साहब हैं। और आप जैसा कि जानते हैं सामने चुनाव है काउंसिलर का और इनके कांधों पर बड़ी जिम्मेदारी आई हुई है और चुनाव में कांग्रेस किस तरह से मुकाबला करेगी इसकी स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है। हम इस सिलसिले में बात करेंगे। इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं जिस पे हम शमीम साहब से चर्चा करेंगे। 40 उम्मीदवार कलकत्ता कॉरपोरेशन में इंशाल्लाह ताला उतारेंगे और हावड़ा के लिए 50 में 50 मुकाबला करेंगे। तो इस बार संयुक्त मोर्चा से आपका कोई समझौता नहीं है, तनहा चुनाव नहीं, जैसे हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट साहब ने कहा, अदीब साहब ने कहा है कि हमारा ऊपर लेवल पे कोई भी अलायंस नहीं है। ग्राउंड लेवल पे अगर कोई वार्ड प्रेसिडेंट या वार्ड के जो उम्मीदवार हैं उनको कोई सीपीएम सपोर्ट देनी चाहती है तो वो दे सकती है, उससे हम लोग मना नहीं करेंगे। उनका सपोर्ट लेने के लिए से इनकार भी हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों का अपना एक 144 उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। जी। और आपको क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस का रिजल्ट कैसा रहेगा? कांग्रेस का रिज़ल्ट मैं समझता हूँ कि पिछली बार जो हम लोगों ने 4 सीटें जीती थी तो उम्मीद है कि इस बार उससे बहुत बेहतर करेंगे। तो क्या वजह, इसकी क्या वजह, कैसे? उसकी वजह यह है कि देखिए, लोग तृणमूल से लोकल लेवल पे और ग्रास रूट पे लोग बहुत नाराज़ हैं, लेकिन चूँकि उन लोगों को मौका नहीं मिल रहा है कि उन लोग अपनी नाराज़गी को जाहिर कर सकें। विधानसभा जो चुनाव हुआ था वो बीजेपी को रोकने के लिए हुआ था और ये कलकत्ता कॉरपोरेशन का चुनाव एकदम अलग तौर पर ही होगा। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि हम लोग पिछले 2015 में जो कॉरपोरेशन चुनाव हुआ था उससे बहुत बेहतर और अच्छा करने जा रहे हैं। जी, तो बीजेपी का जो एक रोल रहा विधानसभा चुनाव में, बीजेपी यहाँ की अपोजिशन पार्टी बनकर उभरी है, कांग्रेस और सीपीएम का सफाया हो गया। तो आपको किस आधार पे आपको लग रहा है कि हम बैक करेंगे? देखिए, मैंने कहा ना आपको कि बीजेपी को रोकने के लिए मुसलमानों ने, अक़लियतों ने और भी सेकुलर पसंद लोगों ने वोट दिया कि बीजेपी को हम लोगों को यहाँ रोकना है। और ममता बनर्जी ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया और नरेंद्र मोदी में कि ये लड़ाई बीजेपी वर्सेस तृणमूल, तृणमूल वर्सेस बीजेपी हो रही है। तो लोगों ने सोचा कि मैं वोट नहीं दूं और मैं बीजेपी को और मैं डायरेक्ट तृणमूल को वोट दूं ताकि बीजेपी को सत्ता से दूर रखा जा सके। और एक एलिगेशन है टीएमसी पर भी और कांग्रेस पर भी कि पैसे लेके टिकट दिए जाते हैं। देखिए, वो सब बेकार वाली बात है। मैं तो आज से 18 साल से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, 2003 से, तो मुझे तो कहीं नहीं लगा कि किसी ने पैसा लेके किसी को टिकट दिया है। ये सब कुछ लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, जिनको टिकट नहीं मिलता है ये दूसरे पार्टी के लोग लगाते हैं, वो हर पार्टियों के लीडरों के ऊपर में लगाते हैं। तो मुझे नहीं समझ में आता कि कोई पैसा लेके किसी को टिकट देता है। और 43 नंबर वार्ड से ही श्वेता इंदौरिया है जो कांग्रेस के लिए अभी कांग्रेस में शामिल है, कांग्रेस की तरफ से प्रचार भी कर रही है, वो भी इस बार चुनाव लड़ना चाह रही है। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, हर आदमी लड़ सकता है, लेकिन श्वेता इंदौरिया तो 2005 में जो है वो उन्नयन मंच से खड़ी हुई थी
कांग्रेस की मदद से जीती, फिर वो निर्दलीय रही, फिर उन्होंने तृणमूल ज्वाइन किया, फिर उसके बाद 2015 में वहाँ कांग्रेस ने उनको हराया। उसके बाद फिर वो कुछ दिनों तक ऑफ रही, फिर उन्होंने सुनने में आया कि शायद 2 साल पहले वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, तो कहीं तो वो कांग्रेस में नज़र नहीं आती हैं। तो मुझे तो नहीं लगता है कि कांग्रेस को उनको टिकट देना चाहिए। और ऐसा देखा गया है कि 2 साल हो गया उनको कांग्रेस में आया, ज़बानी तौर से कहती है कि मैं कांग्रेस में हूँ, लेकिन कभी भी उनको झंडा और कांग्रेस के झंडा के साथ कोई प्रोग्राम करते हुए उनको नहीं। आखिर क्या कारण लग रहा है? मैं नहीं जानता कि वो कांग्रेस करती हैं कि नहीं करती हैं, मुझे नहीं पता। और ना मुझे मालूम है कि उन्होंने कांग्रेस के किसी आंदोलन में, किसी प्रोग्राम में, या अपने वार्ड लेवल पर कांग्रेस का किसी भी तरह से प्रोग्राम का हिस्सा बनी हो, या कांग्रेस के किसी प्रोग्राम में विधान भवन आई हो, प्रदेश कांग्रेस के प्रोग्राम में आई हो। ऐसा कुछ भी मुझे नहीं समझ में आता, ना मैंने देखा है, वहाँ के आवाम भी नहीं जानते हैं। तो मुझे तो नहीं पता कि वो कांग्रेस करती हैं कि नहीं करती है। लेकिन उन्होंने, मेरे पास कुछ वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने सवाल भी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस में हूँ। मैंने कहा वो बोल रही हैं, मुझे तो नहीं पता कि वो कांग्रेस करती हैं। उनसे पूछिए कि वो कौन सी कांग्रेस में, कब, कहाँ, कौन से प्रोग्राम में गई, किस प्रोग्राम में गई, नहीं गई। वो कहने का मतलब है कि कभी विधान भवन नहीं आई, कभी उन्होंने कांग्रेस का झंडा लेकर कोई आंदोलन का हिस्सा नहीं बनी है आज तक। न कभी उन्होंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी जिंदाबाद कहा, न उन्होंने अधीर चौधरी जिंदाबाद कहा, न कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कहा। तो वो कैसे कांग्रेस में, ये मुझे नहीं पता। और एक और सवाल है जो बहुत दिनों से पूरे मुल्क में चर्चा का विषय बना हुआ, त्रिपुरा का। त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस इतना क्यों वहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रही, शोर मचा रही, जबकि वहाँ पर एक बड़ा फसाद कई दिनों से लगातार हुआ और बहुत से मस्जिदों को भी जलाया गया, बहुत से माइटी कमेटी, चूँकि आप माइटी के चेयरमैन भी है, तो वहाँ माइटी के लोगों के साथ भी जुल्म हुआ है। तो इस पर देखिए, कांग्रेस ये तृणमूल कांग्रेस एक फसादी पार्टी है और बीजेपी भी फसाद फैलाती है, दोनों है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी ने कांग्रेस और यहाँ के अपोजिशनों का सफाया करने का काम किया, मतलब हमारी खाता नहीं खुला और हमारे एक भी उम्मीदवार नहीं जीत सके, तो उसी तरह से इन्होंने त्रिपुरा में ये नूरा कुश्ती कर ये जो बंगाल में और कुछ म्यूनसिपैलिटी में और ख़ासतौर से कलकत्ता कॉरपोरेशन और हावड़ा कॉरपोरेशन का जो चुनाव होने जा रहा है, वो चुनाव में कांग्रेस या और दूसरी पार्टियों का खाता नहीं खुल सके, अक़लियतों का वोट ले सके। इसलिए बंगाल में तो अब देखिए बीजेपी, नरेंद्र मोदी 2024 की वजह से उनको कुछ बोल नहीं रहे, क्योंकि देखिए ये दोनों एक बोलते हैं, नरेंद्र मोदी ये बोलते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, और ममता बनर्जी ये बोलती हैं कि बंगाल में कांग्रेस को साइन बोर्ड बना देगी। तो दोनों के देखिए अल्फाज एक ही हैं, दोनों कह रहे भाई आपका कांग्रेस ने क्या बिगाड़ा। मैं ममता बनर्जी से और तृणमूल के लोगों से पूछता हूँ, आप तो कांग्रेस के गोद में पली बड़ी और आप आज ममता बनर्जी बनी तो कांग्रेस की मदद से बनी, फिर भी वो कहती हैं कि मैं कांग्रेस को साइन बोर्ड बनाना चाहती हूँ। तो जिस तरह से मोदी ने हमला किया था तृणमूल पर और ममता बनर्जी पर, वो इस तरह से अभी कुछ करने को है नहीं, क्योंकि वो 24 के लिए ममता बनर्जी को बैकडोर से सपोर्ट कर रही हैं। कि बैकडोर से सपोर्ट करने का वजह यह है कि कांग्रेस को जहाँ भी डैमेज करना है तो ममता बनर्जी को भेज रही हैं वहाँ जाके डैमेज करने के लिए, और त्रिपुरा दिखाकर वो लोग यहाँ का कुछ जो म्यूनसिपल और कॉरपोरेशन का जो चुनाव होने वाला है उसमें फ़ायदा लेना चाहती हैं। और कांग्रेस ने एक टीम भी भेजा था सेंट्रल से जो त्रिपुरा में हुआ था। तो ये लोग देखिए, दीदी और मोदी एक ही है, मैं बार बार कहता हूँ। और ये सोचे, और ये बंगाल के अवाम अच्छी तरह से आने वाले वक्त में समझेंगे, थोड़ा सा देर लगेगा लेकिन आवाम को समझ में आएगी कि मोदी और दीदी एक है। कहीं आप ये कहना तो नहीं चाह रहे, जिस तरह से बीजेपी का हुआ खड़ा करके बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने एमएलए का अक्सरियत हासिल कर ली और सीटें बढ़ा ली, उसी तरह असम में और त्रिपुरा में वही तो नहीं खेल खेला जा रहा है कि वहाँ पर माइटी के साथ जो अत्याचार हो रहा है, तो माइटी का वोट हासिल करने के लिए चाहे असम हो या त्रिपुरा हो, तृणमूल कांग्रेस कोशिश कर रही है। मैंने आपको कहा तो कि ये लोग दोनों फसादी पार्टी हैं, ये लोग जहाँ जाते हैं ये लोग फसाद फैलाते हैं। देखिए, इन लोगों ने, आप माजी में चले जाएं, नंदी और सिंगूर का जो हुआ खूनारेजी करवाया ममता बनर्जी ने और तृणमूल कांग्रेस ने, ठीक है। उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, तो ये फसाद फैलाकर ही ये लोग सत्ता पाना चाहते हैं। वही बीजेपी का भी है
बीजेपी भी धर्म के काट खेलती है। ये ममता बनर्जी मुसलमान को दिखाना चाहती है कि हम मुसलमान के हमदर्द हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब मैंने आपको कहा कि जो सोच नरेंद्र मोदी रखते हैं वही सोच ममता बनर्जी भी रखती हैं। ये जग जाहिर है और सारे लोग इस बात को जानते हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। और ममता बनर्जी ने हमेशा जब से तृणमूल कांग्रेस बनाया, कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाने का काम किया है। नंदीग्राम सिंगूर में जब वो मार खा रही थी, सीपीएम वाले पीट रहे थे, तो वो जो है सोनिया गांधी ने उनका मदद की, कांग्रेस पार्टी ने मदद की, मनमोहन सिंह ने मदद किया, रंजन दास मुंशी उस वक्त ज़िंदा थे, मुझे याद है, उन्होंने भरपूर मदद किया हर तरह से। तो वो 2011 में सत्ता में आई। 2011 में सत्ता में आने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम किया कि कांग्रेस को कमज़ोर कर दो। कांग्रेस को कमज़ोर उन्होंने पूरी तरह से कर दिया यहाँ। तो कहने का मतलब ये है कि वो किसी नेता को बनाना नहीं जानती हैं, सिर्फ तोड़ना जानती हैं। वो अपने तृणमूल में किसी नेता को पैदा नहीं कर सकती, उसको बड़ा नहीं कर सकती। जो लोग हैं बस अपोजिशन में जो सामने खड़े हैं उसको किसी भी तरह से पैसे से ख़रीद कर, और बहुत सारे लोग इस मुल्क में मीर जाफ़र लोग हैं। अगर मीर जाफ़र नहीं होते, मीर सादिक नहीं होते, तो आज हिंदुस्तान में अंग्रेज़ थोड़ी हुकूमत करती। तो मीर जाफ़र और मीर सादिक की वजह से कब्जा किया। तो कुछ लोग मीर जाफ़र रहते हैं जो ऐसा होता है। और 2024 का चुनाव जो है आप जानते हैं लोकसभा का, उसमें बीजेपी तो अपनी कोशिश करेगी ही, तृणमूल कांग्रेस भी कोशिश कर रही है कि उन्हें ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो आपको कैसे क्या लगता है, कांग्रेस को छोड़ के क्या ऐसा मुमकिन है? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप कांग्रेस को छोड़ के किसी और ताकत जो है यहाँ मतलब अपने दम पर कांग्रेस हुकूमत पे आ जाए। अब कहने का मतलब है कि यहाँ 42 सीटें हैं, और अगर कहने का मतलब है कि आप 42 सीट के आप ये सोचती है कि हम 40 सीट लेकर, 30 सीट लेकर, 35 सीट लेकर हम देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो ये मुंगेरी लाल के सपने हैं, जो कभी शायद हसीन सपने हैं, जो शायद कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन सपना देखना सबका काम है, हम आप तो ख्वाब देखने से किसी को रोक नहीं सकते हैं। तो ममता बनर्जी ख्वाब देख रही हैं प्रधानमंत्री बनने का नहीं, बल्कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही हैं, और मोदी इनसे करवा रहे हैं। लेकिन आप जब ऐसा कह रहे हैं तो इससे पहले भी आप देखेंगे कि देवेगौड़ा या गुजराल जो है प्रधानमंत्री बने, उनके पास सीटें बहुत कम हैं। तो देवेगौड़ा बने थे, बात सही था, देवेगौड़ा बने थे। आपको मालूम होना चाहिए कि उस वक्त में देवेगौड़ा बने थे तो 40 सीट के आसपास जनता दल की थी। लेफ्ट फ्रंट ने उस टाइम में 60 से 62 सीटें लेफ्ट फ्रंट के थे, जिसके इंद्रजीत गुप्ता जो है होम मिनिस्टर उस वक्त में इसमें हुए थे हुकूमत में देवेगौड़ा के। तो उसके बाद भी कांग्रेस ने उन लोगों को बाहर से सपोर्ट किया था, तो इनकी हुकूमत बनी थी। अपने दम पर कहाँ बना था हुकूमत? तो कांग्रेस की हिमायत लेनी ही पड़ेगी हर हाल में। अरे भाई, कांग्रेस की हिमायत नहीं, राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। आप कैसी बात करते हैं कि हिमायत नहीं? कांग्रेस, राहुल गांधी 2024 में इस देश के प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, इसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं है। और एक सवाल भाई, आप चूँकि पॉलिटिक्स से आपका ताल्लुक़ है, सारा दिन सियासत में ही आपका वक्त गुजरता है, यूपी के बारे में आपको क्या लगता है? यूपी में बहुत दिलचस्प वहाँ लड़ाई में है कांग्रेस, और प्रियंका गांधी की क़यादत में पूरा एकजुट कांग्रेस लड़ रही है। और पिछले 5 सालों से किसान, दलित, अक़लियत, सारे मुद्दे प्रियंका गांधी उठा रही हैं। ये पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं। अगर यूपी में अपोजिशन का कोई काम कर रही है तो वो प्रियंका गांधी कर रही हैं, और उन पूरे एकजुटता के साथ वो लड़ रही हैं, और बहुत ताकत के साथ, दमखम के साथ लड़ रही हैं। और हम लोगों का मानना ये है कि यूपी के चुनाव में कांग्रेस बहुत ही अच्छा करने जा रही है, और कांग्रेस बहुत बड़ी ताकत बनकर वहाँ यूपी में उभरेगी। और अचानक प्रधानमंत्री ने किसान बिल वापस ले लिया और कहा कि मेरा तपस्या जो है नाकाम हुआ, फेल हो गया। तो आखिर क्या वजह, आपको क्या लगा? देखिए, सामने इलेक्शन है इसलिए लिया। दूसरी बात है कि राहुल गांधी की स्पीच आप देखेंगे लोकसभा के अंदर में, तो उन्होंने कहा था, जो भविष्यवाणी किया था कि इनको ये बिल वापस लेना होगा, और उन्होंने लिया। देखिए, मोदी बहुत ही कमज़ोर प्रधानमंत्री, कोई कहता है भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग कि मोदी एक मजबूत प्रधानमंत्री हैं, वो नहीं, बहुत ही कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने जिस तरह का ये देश विरोधी बिल लाया था, किसान विरोधी बिल लाया था, उससे ये किसानों को ख़त्म करना चाहते थे, इस मुल्क को फिर से ग़ुलाम बनाना चाहते थे। लेकिन मैं सलाम करता हूँ उस देश के किसानों को जिन्होंने 1 साल से अब 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, और अपने घर बार बच्चे छोड़कर, औरत मर्द बच्चे जवान बूढ़े सब लगे रहें, अपनी हक की लड़ाई लड़ते रहें। और उसका फ़ायदा ये हुआ
कि ये हिटलर मोदी जो अपने आप को तानाशाह समझता है, उससे भी ज़्यादा हिटलर से भी ज़्यादा बड़ा तानाशाह है, इसको आज अपने ही फैसले से पीछे हटना पड़ा। लेकिन जिस तरह से इनकी जुमलेबाजी है, जैसे 15 लाख वगैरह, तो ये भी कहीं वैसा तो नहीं? नहीं, ये तो अब इनको ये मालूम हो चुका कि यूपी चुनाव हार रहे हैं, 2024 में हम वापस नहीं आ रहे हैं। ये उनको अच्छी तरह से इन लोगों को पता है, आरएसएस वाले को पता है, भाजपा को पता है, तो इसलिए इनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। और बहुत शुक्रिया शमीम साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।